फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियोस के साथ जो कि बहुत डिमांडेड है और बहुत लोगों ने कमेंट किया था, पूछा भी था व्हाट्सएप पे कि मुझे इसके बारे में जानना है, इसके बारे में जानना है। जैसे कि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बीपीएम जो जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होता है कि इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, बीपीएम का फॉर्म कैसे भरा जाता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सैलरी है, इसका प्रमोशंस क्या है, अलाउंसेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं वो सब चीज़ें क्या हैं, जीडीएस यूनियन क्या होता है और ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिस पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। गवर्नमेंट अभी आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में ढेर सारे वैकेंसीज़ निकाली जो कि जीडीएस के लिए है और ये अलग अलग स्टेट्स का भी है। तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया होगा इसमें, ठीक है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक्स बीपीएम मतलब पहले मैं जीडीएस ज्वाइन कर चुका हूं। जीडीएस में मैंने 3 साल काम किया हुआ है ग्रामीण डाक सेवक के रूप में, जो कि मुझे ब्रांच पोस्ट मास्टर मिला हुआ था बीपीएम। तो मैं अच्छी जानकारी दे सकता हूं और क्योंकि मैंने उसको फ़ील किया है और बहुत करीब से देखा है जीडीएस को और काम भी मैंने उसमें किया हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस साइड, इस पे हम डिस्कस करेंगे और जो भी इस पे डाउट्स हैं आपके वो क्लियर होते चले जाएंगे। उम्मीद है कि मैं इसमें आपके डाउट्स सारे क्लियर करता चला जाऊं और अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है या कोई सवाल आपको रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल मैं जीडीएस छोड़ चुका हूं और मैं एमटीएस ज्वाइन कर चुका हूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो कि मैंने एसएससी एमटीएस के थ्रू आया था। तो इस समय ऑफिस असिस्टेंट का काम मुझे मिला हुआ है, तो मैं उसको देख रहा हूँ। तो बहुत बच्चे ये कहते हैं कि जीडीएस और एमटीएस में अंतर क्या है, कौन सी जॉब अच्छी है, ठीक है, दोनों के हिसाब से। तो हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे और ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ढेर सारी जानकारी जो कि एक जीडीएस बीपीएम से रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, हम इसमें कोशिश करेंगे कि वो सारी जानकारी आपको हम पारी पारी से प्रोवाइड करवा पाएँ। तो आगे बने रहिए वीडियो में और ये हमारा पहला सवाल है, हम इसका जवाब देते हैं। तो पहले जो पहला सवाल ही है हमारा कि जीडीएस होता क्या है, बीपीएम क्या होता है, एबीपीएम क्या होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक मतलब जो गांव में डाकखाने हैं, जैसे जब डाकखाना स्थापित हुआ था 1860 के आसपास, तो उन्होंने जो भी डाकखाना का सर्विसेज था वो सबके पास पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। सबके पास पहुंच पाना मतलब कि हमारी आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या ग्राम जैसे गांव में निवास करती है। तो अब जब डाकखाना नया नया स्टेबलाइज़ हुआ तो उसमें देखा गया कि जो सर्विसेज हैं वो शहर के लोग या बहुत चुनिंदे लोगों को ही मिल पा रही है। डाकखाने में बहुत से सर्विसेज हैं और जिसमें पब्लिक का ये सर्विस है तो पब्लिक को ही इसमें इंक्लूड होना चाहिए था। तो वो इंक्लूजन जो है पब्लिक का वो नहीं हो पा रहा था कहीं ना कहीं से। तो उसमें अंग्रेज़ों ने एक स्थापित किया कि नहीं, ये डाकखाने की सर्विस केवल शहरों में ना हो के, बड़े बड़े शहरों में ना हो के, गाँव में भी हो, ठीक है। तो गांव में सर्विसेज पहुंचाने के लिए जो बंदे काम करेंगे उनको ग्रामीण डाक सेवक कहा गया और गांव में डाकखानों की स्थापना हुई। तो जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आपने देखा होगा गांव के अंदर, तो उसमें कर्मचारी होते हैं, काफ़ी कम होते हैं और उनकी जैसे गांव में सर्विसेज भी कम होती है। तो इस वजह से ग्रामीण डाक सेवक का स्थापना हुआ और उसमें 2 पोस्ट रखी गई मेनली जो हैं। जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर, उस जो ब्रांच है, जो डाकखाना है, उसको ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो भी उसमें मेन आदमी होगा उसको बीपीएम कहा गया। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और जो उसका सहायक होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जैसे उनको शॉर्ट में एबीपीएम कह दिया जाता है, जो कि डाक उक का काम देखते हैं पूरे गाँव में। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि और भी इसमें पोस्ट्स होती हैं, जैसे मेल कैरियर का हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह डाक, जैसे एक ऑफ़िस से दूसरी जगह ऑफ़िस में, जैसे आपका सब पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस से डाक आनी है, उप डाकघर से आनी है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में यानी हमारे ऑफिस में। तो इसमें उसके बीच का जो कैरियर होता है वो उसके लिए मेल जो कैरियर होते हैं वो वर्क करते हैं। वो भी एक बंदा होता था पहले, अब ये पोस्टें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, केवल 2 पोस्ट ही रह गई हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। तो हमने बीपीएम का मतलब समझा, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जीडीएस का मतलब भी हम समझा। बाकी आगे वीडियो में और क्लियर होते चले जाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो अभी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है। जैसे अपने सरकारी-रिजल्ट.com में या जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट वैकेंसीज़ निकली हैं उसमें हमने देखा कि
पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी निकला हुआ है और वो भी जीडीएस का, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन एलिजिबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई 10th अगर आप पास हैं और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रिपल सी हो गया, ट्रिपल सी या फिर 1 साल का कोर्स कोई है, ठीक है। अब तो ट्रिपल सी को भी हटा दिया इन्होंने, 1 साल का कोर्स मांगा हुआ है, कम से कम 1 साल का कोर्स आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल वाला कोर्स बहुत होते हैं, तो आप बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे केस में मैंने 12th में इंटर में मेरा लैंग्वेज था ट्रिपल सी नहीं, वो C++ था। तो C++ मैंने किया हुआ है, एक लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, और वो 2 साल का कोर्स हो गया। मतलब इंटर में जो था वो 2 साल का इंटर होता है ना, तो वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया। तो मैंने वो कंप्यूटर की जगह पे वो लगा दिया था। मैंने एडिशनल कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं ली हुई है, और ली भी हुई है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया मैंने। तो यहाँ मेरी एक बहुत मिस्टेक रही कि मैं सर्टिफिकेट नहीं ले पाया था। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं ना इसमें मैंने इंटर का अपना जो कंप्यूटर पढ़ा था वही मार्कशीट मैंने लगा दिया, तो उसके बेसिस पे मेरा वहाँ पे हो गया। बाकी जो 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अभी जो इसमें होता है एग्ज़ाम नहीं होता। तो एग्ज़ाम नहीं होता है तो बच्चे इसमें मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो जिसका परसेंटेज अच्छा खासा है क्लास 10th में, जैसे वो 90 एबव होने चाहिए। आज के कंपटीशन में हमने देखा है कि 90 एबव का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो आपका परसेंट अगर 90 के ऊपर है ओवरऑल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाए, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर उसी पोस्ट उसी जगह के लिए जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वैसे ही उसी जगह पे और लोगों ने अप्लाई किया हो और वो उनका परसेंटेज आपसे ऊपर हो। तो आप ढेर सारे जैसे मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हमको यहाँ जाना है फॉर्म भरते समय, तो उसमें से जिसमें भी आप फिट बैठेंगे वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन जो पूछा गया कमेंट में वो था, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और रिक्रूटिंग अथॉरिटी क्या है। जैसे हमने देखा कि सेंटर की ये जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन इसका रिक्रूटिंग एजेंसी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत बच्चों ने ये पूछा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है, लेकिन इसका जो कुछ रीजन्स डिवाइड किए गए हैं। तो रीजन में पोस्टल सर्कल्स होते हैं, ठीक है, तो सर्कल भी है, रीजन भी है। तो हम एक सर्कल के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश एक सर्कल आता है, जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग सर्कल्स हैं। तो यूपी में जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं जीडीएस यूनियन का, उसको उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल ही देखता है। मतलब कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो यूपी में, जैसे आपने राजस्थान में अगर फॉर्म भरा हुआ है, राजस्थान के लिए आया हुआ है फॉर्म, तो उसका जो भी उसमें देखेगा वो राजस्थान का सर्कल देखेगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो होता है सेंटर तक, पूरा दिल्ली तक जाता है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के तक, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र होगा या इधर से उठा के इधर भेजेगा तो वो उस सर्कल के अंदर आप ले सकते हैं एट ए टाइम। और बाकी ये उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल के अंदर आता है। तो हमने देखा, और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया था कि 10th बेसिस पे है ये जॉब। तो आप इसमें अच्छा अगर नंबर है आपके पास 90 अबव, तो उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और उसमें कंप्यूटर आपका मांगता है, तो कंप्यूटर का कोई भी आप 1 साल का डिग्री जो सर्टिफिकेट आपके पास हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना टाइम होता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगाए हुए हैं, जैसे आपने अगर अनरिज़र्व से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें, तो अनरिज़र्व का तो कोई डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं। तो अगर आपने ओबीसी का डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है तो ओबीसी का डॉक्यूमेंट है, और ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी का डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उससे आपने सिलेक्शन पाया हुआ है तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं प्रॉपरली। तो वेरिफिकेशन में टाइम आपका लग सकता है, 1 साल भी लगे हुए हैं, बहुत लोगों के 2 साल भी लगे हुए हैं वेरिफिकेशन में। पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो ये डिपार्टमेंट अपने तरफ से करवाता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही करवा लिया है उन्होंने, ट्रेनिंग दिया, 15 दिन का ट्रेनिंग होता है इसमें। तो ट्रेनिंग आपका प्रोवाइड करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करवा दिया। और बहुत जगह ऐसा भी देखा गया कि पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, क्योंकि जब से ये फर्जी केसेस आने लगे हैं कि लोग डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा कर जॉब पाने के चक्कर में उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो बाद में पता चलता है जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, बंदा ने काम भी कर लिया 1 साल या 6 महीने काम कर लिया, उसके बाद पता चला कि आपका डॉक्यूमेंट ही फर्जी है। तो इस केस में इसमें रिस्क में आ जाता है कि उसको रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो है उसने क्या चेक किया, ठीक है, क्या वेरीफाई करके उस बंदे को रखा।
तो इस सब डर की वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही स्टार्ट कर दिया है लेना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपका सिलेक्शन इसमें वो रिक्रूट कर रहे हैं, सेलेक्ट उसमें जॉब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। और इसमें आपने जो भी 10th का मार्कशीट लगाया हुआ है, ठीक है, वो आप प्रॉपर बोर्ड के पास जाता है। इंटर का मार्कशीट लगाया हुआ है, कंप्यूटर का मार्कशीट लगाया हुआ, तो प्रॉपर बोर्ड और चैनल्स के थ्रू आपका जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, कोशिश क्या करें, पूरा एकदम श्योर कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी ना हो, क्योंकि अगर आप फंसते हैं तो जेल भी होगी और प्लस आप कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें ऐसा ये रिमार्क लगा के दे देंगे तो आप कभी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बी केयरफुल, कोई फर्जी काम ना किया जाए, ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसका सैलरी क्या है, ड्यूटी का टाइम क्या होता है, ठीक है, और इसके जो डिपार्टमेंटल होता है नहीं होता है, ये सब कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके बारे में हम पारी पारी से डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सैलरी होता है, सैलरी स्ट्रक्चर पहले तो बहुत कम था, हालांकि ये 4 घंटे की ही ड्यूटी है तो लेवल 1 में, ठीक है। लेवल 2 में ये 5 घंटे की हो जाती है। तो हालांकि लेवल 2 इस समय किसी को नहीं मिल रहा है, बहुत ख़त्म कर रही है सरकार इसको धीरे धीरे कि लेवल 2 भी दिया जाए। लेवल 1 में मतलब 4 घंटे की ड्यूटी है, और 4 घंटे की ड्यूटी मतलब आप 4 घंटे डाक खाने को आप दे रहे हैं समय। हालांकि ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, मैं दूसरे वीडियो में, अपने आगे वीडियो में बताऊंगा इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं। अभी फ़िलहाल हम केवल इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ये जॉब है क्या और इसको आप कर सकते हैं नहीं। तो सैलरी के बारे में हम बताएं कि 12,000 इसका बेसिक पे है बीपीएम के लिए, और एबीपीएम के लिए 10,000 का बेसिक पे है। बाकी इसमें डीए वगैरह एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ही लगते हैं। जैसे इस समय 50% चल रहा है तो 12% 12,000 का वो हो गया आपका। और जैसे बीपीएम की बात करूं मैं तो 12,000 का आपका बेसिक पे हो गया, और इसमें 50% यानी 6,000 रुपया अलग से आपका डीए हो गया। तो आपका ये होता है, तो 12/6 आपका 18, तो 18,000 का सैलरी आपका ऐसे बन गया। अगर आप एबीपीएम है तो आपका 15,000 का सैलरी बनेगा, क्योंकि 10,000 का आपका बेसिक पे है और प्लस डीए आपका 50%, तो आपका उस हिसाब से 15,000 हो गया। तो ऐसे करके आपका सैलरी स्ट्रक्चर इसका है। बाकी आप इंसेंटिव भी इसमें कमा सकते हैं जब जैसे आरपीएलआई पीएलआई का इसमें स्कीम होता है डीओपी में। डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो पीएलआई आरपीएलआई क्या है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और आरपीएलआई ये इसका वीडियो मैंने इसमें बना रखा है। बाकी ये जैसे डाकखाने में तमाम स्कीम्स चल रहे हैं तो वैसे ये भी स्कीम होता है, बस ये इंसेंटिव बेस्ड होता है। आप जितना इसमें पीएलआई आपका हुआ होगा या लोगों से आपने करवाया होगा तो उसका इंसेंटिव का कुछ % आपको मिलता है, तो आपका वो एक्स्ट्रा इनकम में काउंट होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया स्कीम है, आप इससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, वो भी लीगल है, ये कोई उसमें दिक्कत नहीं हो, डाकखाना खुद ही आपको देगा। और अगर आपने आईपीपीबी का सिस्टम लिया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, तो उसमें अच्छे खासे इंसेंटिव आपका लगभग 50,000 तक आप बना सकते हो या ज़्यादा भी बना सकते हो। इंसेंटिव आपके काम के ऊपर है। तो मैं जो उसमें बनाता था इंसेंटिव लगभग 2,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन लास्ट इंसेंटिव मेरा 8,000 9,000 तक चला जाता था अगर मैंने अच्छा से उसमें मेहनत किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। वो इंसेंटिव लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधार का काम आप कर रहे हैं तो पर आधार आपको 12 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आधार इनरोलमेंट आपका फ्री तो है ही, और उसमें 12 रुपये पर आधार, और नंबर अपडेट करते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट, तो उसमें 12 रुपये मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि जितना काम करेंगे, जितना आप नंबर अपडेट करेंगे लोगों का, जितना ये आधार बनाएंगे, उस हिसाब से आपको जनरेट होते ही 12 रुपये का इंसेंटिव एक पे मिलता है। तो आप ऐसे करके इंसेंटिव कमा सकते हैं। बाकी SBPRM का सिस्टम आ गया है इसमें, जो खाते खुलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के, उसमें SBPRM का खाता खुल रहा है इस समय, तो जो प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। तो उसमें पर देखा जाए तो पर अकाउंट आपको 50 रुपये है, तो 50 रुपये आपको अगर मिल जा रहा है, 49 रुपये 50 रुपये, और इसमें कभी कभी कॉन्टेस्ट भी होता है तो 84 रुपये तक जाता है, 100 रुपये तक जाता है। तो आप ऐसे करके उसमें इंसेंटिव कमा सकते हैं डाकखाने के सैलरी के साथ साथ। मतलब आपको जो 18,000 पेमेंट मिल रहा है वो तो है ही, प्लस इंसेंटिव जो आप बना रहे हैं वो, तो कुल मिला के 4 घंटे का वर्क जो है डाकखाने को आप दे रहे हैं, उसी में ये काम करके आप इंसेंटिव बना सकते हैं। चलते हैं अब अपने अच्छा डिपार्टमेंटल इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डिपार्टमेंट देखिए, अभी ये सरकारी जॉब तो है नहीं, हम इसको पूरी तरह सरकारी नहीं कह सकते हैं, हालांकि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है GDS का। एक GDS यूनियन होता है, यूनियन के तहत ही आपका रिक्रूट होते हैं आप लोग,
ठीक है, यूनियन ही तैयार करती है कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, यानी सारा काम यूनियन कर रही है, जीडीएस यूनियन। और जीडीएस यूनियन को अभी सरकारी नहीं कहा गया है, ठीक है, एक गवर्नमेंट नहीं कहा गया है इसको, गवर्नमेंटल, और ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में आते हैं हम लोग जीडीएस, ठीक है। तो जीडीएस जो होता है उस पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स काम नहीं करते हैं, और इसमें ऐसा भी नहीं कहा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्राइवेट है, ठीक है, ये जीडीएस जो है पूरा प्राइवेट है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें यही बस डीए वगैरह जो हैं और सैलरी के पर्क्स वगैरह हैं, ये आपको गवर्नमेंट देती है। बाकी एकोमोडेशन नहीं मिलता है इसमें, रहने का डाकखाना आपको नहीं दिया जाएगा। डाकखाना मतलब आप खुद से ही बताते हैं कि मुझे डाकखाना कहाँ रखना है, और ये गांव में जो होता है किराए पे रूम लेकर आप उसमें डाकखाना चला सकते हैं। तो डाकखाने का भी आपका मैक्सिमम जो होता है 500 रुपये आता है। अगर उसमें लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है तो आप 500 तक का उसमें क्लेम कर सकते हैं, जो कि ओवरसियर जो होते हैं वो उसको नाप जोख के और उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करके और आपका डाकखाने का बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी आपको किराए पे ही लेना है। तो ये तो आपका हो गया ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ कि क्या ये एमटीएस से बेटर है जॉब, ठीक है। बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि एमटीएस से बेटर जॉब है या नहीं जीडीएस। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जीडीएस जो होता है केवल 4 घंटे की जॉब है, 4 घंटे की जॉब है और आप एकदम ऑफिशियल वर्क है आपका ऑफिस में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मीन्स आप अपने ऑफिस के बॉस हैं, ठीक है। आप अगर बीपीएम है तो वो पूरा ऑफिस आपके अंडर में काम करता है, उसमें एबीपीएम है तो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। उस ऑफिस के अंदर जो भी काम हो रहा है वो आपके अंडर में हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी होती है तो आप ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने ऑफिस के बॉस हैं। और अगर एमटीएस बन जाते हैं आप, तो एमटीएस में होता है कि आप नौकर हैं। नौकर हैं मतलब कि कोई एक सुपेरियर अथॉरिटी आपके ऊपर बैठा हुआ है जो आपको कुछ भी काम दे सकता है। वो फाइल निकाल के इधर लाइए, जैसे मैं इस समय एमटीएस का वर्क कर रहा हूँ तो ऑफिस असिस्टेंट का वर्क जो मिला हुआ है मुझे, तो उसमें मुझे कहा जाता है कि ये फ़ाइल निकाल के मुझे दीजिए, ठीक है। मतलब हम केवल उनके जो आदेश का पालन करना होता है, जो सीनियर होते हैं, और हमेशा हमको उनके सामने बैठना होता है ताकि, और हमेशा एक निगाह उनकी बनी रहती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप एकदम सीनियर के आदेशों का पालन करते हैं एमटीएस में, और कोई काम को मना नहीं कर सकते। ऑफिस आपको आना ही आना है, ठीक है, एमटीएस में। और जीडीएस में आपको ऑफिस आप नहीं भी जा रहे हैं, टारगेट्स अगर आपके पूरे हो रहे हैं, जो भी डाकखाने में टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कभी कभी उसमें खातों का टारगेट आता है, कभी एसपीपीआरएम का टारगेट आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसमें टारगेट पूरा करिए और फील्ड में घूमिए, ठीक है, घूमते रहिए, उसमें कोई मायने नहीं रखता। आपका टारगेट अगर पूरा हो रहा है जीडीएस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉस हैं। और बिल्कुल आप ग्रुप सी में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है आप वैसे काम कर रहे हैं जीडीएस में। अगर आपको सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है, काम से कोई दिक्कत नहीं है, और एक पार्ट टाइम के रूप में अगर आप देखना चाह रहे हैं जीडीएस को, तो काफ़ी बेस्ट है। पार्ट टाइम में जैसे आपने 4 घंटे की जॉब की, बाहर कहीं अगर 4 घंटे की जॉब करते हैं पार्ट टाइम में, तो पहली बात तो जल्दी मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 रुपये आपको मिल जाएगा पार्ट टाइम में 4 घंटे का। और अगर वही जीडीएस में आप 4 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो आप सोचिए 18,000-20,000 रुपये कमा रहे हैं, बाकी इंसेंटिव भी अलग से पा रहे हैं, तो 25,000-30,000 तक आपकी इनकम चली जा रही है। तो जीडीएस अगर पार्ट टाइम के रूप में देखा है तो बेस्ट है। तैयारी करने का समय आपको खूब मिलेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब आपने कोई एग्ज़ाम अभी तैयारी में लगे हुए हैं, कोई जॉब आपके पास इसमें नहीं है, तो जीडीएस आपके लिए बेस्ट है। जीडीएस में आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए, आपके ऊपर है कि आप काम कितना जल्दी ख़त्म करते हैं, टारगेट्स अपने कितना जल्दी पूरा करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको टाइम भी मिलता है। और एमटीएस में हमेशा आपको बंधा रहना है कि आपको 9 से 5 ऑफिस में रहना ही रहना है, अगर ऑफिशियल वर्क है आपका तो। बाकी अगर सुपेरियर अथॉरिटी कहती है कि आपको ऑफिस वर्क नहीं देना है, आपको यहाँ लगाना है, तो आपका टाइमिंग उस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। तो एमटीएस के बस ये है कि आपका सैलरी एमटीएस में ज़्यादा है, ठीक है। एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल वर्क है, ये सरकारी नौकरी में आता है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, आने जाने का खर्च है, ठीक है, टीएपीटी कहते हैं उसको, डीए वगैरह है, फिर ऑफिस का अलाउंस है, रहने का खर्चा है, एचआरए वगैरह, ये सब मिलता है, और जो कि जीडीएस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कंपेयर करिए कि आप किस लिए फ़िट हैं, कैसे आप जा रहे हैं। एमटीएस में भी टाइम मिलता है आपको पढ़ने का, लेकिन ऑफिस आवर्स के बाद, ठीक है। ऑफिस में भी अगर सीनियर अथॉरिटी आपका ठीक है, जो आपके बॉस हैं वो ठीक हैं, तो आप उसमें ऑफिस में बैठे बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके चलता है। तो आप अपने हिसाब से आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि MTS बेटर है या GDS बेटर है। तो दोनों मैंने आपको बता दी कि दोनों में अंतर क्या है। आप जिस हिसाब से देखते हैं, जिस हिसाब से आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि MTS बेटर है या GDS बेटर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कमेंट्स में, जो मैं देख पा रहा हूँ इस समय, वो है कि इसका वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में। वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया इसके पहले, जो भी काम इसमें था। अच्छा, कुछ काम इसमें बता दूं, जैसे खाते खोलना हो गया GDS का काम। ठीक है, अकाउंट्स जो भी स्कीम्स चल रही हैं डाकखाने में, उनको खोलना होता है उन खाते को, और टारगेट्स के हिसाब से, जैसे SB खाता है, RD खाता है, रिकरिंग डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है। ठीक है, RPLI PLI के टारगेट्स कभी आ रहे हैं, कभी SPPRM के आ रहे हैं। ठीक है, कभी इंश्योरेंस का आता है, IPPB का, अगर आपके पास सिस्टम है तो, कभी आधार का CLEC का आता है। तो ये सब टारगेट्स हैं। तो ये सब वर्क प्रोफाइल है आपका BPM का। ABPM का वर्क प्रोफाइल क्या है कि डाक जो आ रही है उसको बांटना, और अगर फील्ड में वो घूम रहे हैं ABPM आपके, तो वहाँ से बिज़नेस को जनरेट करना। बिज़नेस जनरेट करना मतलब होता है कि खाते को जैसे डायरेक्ट पब्लिक से जो मिलता है वो ABPM मिलता है। ठीक है, BPM तो ऑफिस में बैठा रहता है। BPM का काम केवल कागज़ी है, कागज़ का काम वो करता है। जैसे कोई चिट्ठी आई तो वो वापस जानी है, भेजना है, चढ़ाना है अपने रजिस्टर में। ठीक है, RD का खाता खोला तो उसको कितने रुपए से खुला, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो है, स्पेसिमेन रजिस्टर है। ठीक है, ये सब डाटा जो मेंटेन करता है रजिस्टर्स में, वो BPM ही करता है। BPM का काम होता है ये सब। बाकी डाकखाने में जो काम हुए उसका हिसाब किताब भी करना ABPM से भी। जो अगर ABPM भी आपका अगर मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें जो भी उन्होंने IPPB का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, पैसे का जमा निकासी किया हुआ है, तो वो लास्ट में आपको देते हैं BPM को, और BPM उसमें चेक करके उसको डाटा को एंट्री करता है, और हमारे फाइनल BO का जो बैलेंस है वो सब लिखता है उसमें, और वो अकाउंट ऑफिस को ABPM द्वारा पहुंचाया जाता है। तो BPM का काम ऑफिशियल का है पूरा, और ABPM का काम फील्ड का है। ठीक है, लेकिन बिजनेस जनरेट करने जब टारगेट आता है तो दोनों लोग को, ABPM को और BPM को, दोनों को फील्ड में निकलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि टारगेट्स पूरा नहीं हो रहे हैं। अगर आपने डाकखाने का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया बना रखा है कि पब्लिक आपको जानती है, दूर दूर से पब्लिक आपके यहाँ आ रही है, तो आपको खाते की कोई समस्या नहीं होती है। कोई टारगेट आपका वो नहीं होता है कि सारे टारगेट्स आपके पूरे होंगे। ठीक है, आप डाकखाने का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आप उसके मैनेजर हैं। ठीक है, तो आप उस डाकखाने को मैनेज कर रहे हैं, आप BPM है, पोस्ट मास्टर हैं, वहाँ के मेन आदमी आप हैं। तो डाकखाना कैसे चलना है और कैसे पब्लिक से बिहेव करना है, दूर दूर तक कैसे आपका पब्लिसिटी हो, ये BPM ही कर सकता है। और ये ABPM पब्लिक को लाता है। ठीक है, ABPM इतना कह सकता है कि भैया डाकखाने आइए, BPM साहब को सारा समझा देंगे, ये स्कीम्स हैं, तो वो उस पर लागू होता है। तो ये सब वर्क प्रोफाइल है एक BPM का। और हाँ, इसमें कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि क्या 4 घंटा बैठना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल। हमने आपको अभी बताया कि आप बाहर फील्ड में घूम सकते हैं, आप बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर पे रहिए, घर पे रह के फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं बिज़नेस जनरेट करने का। ठीक है, तो इस समय कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 4 घंटे उसमें बैठे ही रहें। लेकिन हाँ, पब्लिक का काम नहीं रुकना चाहिए। अगर पब्लिक डाकखाने में आ रही है, ठीक है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो कि जैसे उसका भी काम ना रुके और आपका भी काम हो। ठीक है, तो बिज़नेस जनरेट हो। और आप मान लीजिए कि कहीं आप आज काम नहीं कर पा रहे हैं, फिट नहीं है, तो आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले दिन वो काम को आप निपटाइए। ठीक है, डेली अकाउंट जो होता है वो तो जाना ही है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 4 घंटे वहाँ बैठें। आप 5 घंटे भी बैठ सकते हैं, 6 घंटे भी बैठ सकते हैं। आप अगर काम को खींचते हैं तो 8 घंटे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आप नहीं भी बैठ सकते हैं, 1 घंटा गए आप डाकखाने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाकखाने का जो टारगेट्स हैं वो पूरा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपके हाथ में होता है। तो ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन का जवाब। बाकी पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं, एक इसमें कमेंट ये भी दिख रहा है मुझे, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ये मिलेगा नहीं। इसमें मैं कहूँगा कि 4 घंटे की ड्यूटी है, बाकी तो दिन आपका है ही, रात भी आपका है। पूरा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आगे निकलिए। ठीक है, डाकखाने में ही अगर MTS आप बनना चाहते हैं तो इस समय तो नियम चेंज हो गया है इसका। मैं आपको प्रमोशन के बारे में, जब प्रमोशन का सेक्शन आएगा तो उसमें मैं बताऊँगा। बाकी आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको, और इसमें SSC का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, और UPSC वगैरह की प्रिपरेशन आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पब्लिक डीलिंग आप कर रहे हो तो आपका व्यवहार भी बढ़िया होता चला जाएगा, बातचीत करने का तरीका आपका बदल जाएगा, बातचीत भी आप बढ़िया से कर सकेंगे सबसे।
तो ये आप कहा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, वो आपका पब्लिक डीलिंग के साथ होता चला जा रहा है। तो आप ये एक फ़ायदा के रूप में आप देख सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि हम पब्लिक कैसे पब्लिक को आपको जज करने का एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी पब्लिक आपके पास आती है और उससे कैसे बिहेव करना है आपको, और वो क्या रिप्लाई देता है। बहुत लोग मूड बना के ही आते हैं कि आपसे झगड़ा करना है आज, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का उनका काम फंसा हुआ है, भले आप उसमें ज़िम्मेदार नहीं हैं, फिर भी वो आपसे झगड़ा करके जाएंगे। तो आप उसको, पब्लिक को कैसे मैनेज करना है, ये सब आप सीखेंगे डाकखाने का जब काम करेंगे। तो ये सब फ़ायदा होता है उसमें। जीडीएस यूनियन क्या होता है, बहुत लोगों ने पूछा जीडीएस यूनियन का कुछ बताइए। जीडीएस यूनियन क्या है, ग्रामीण डाक सेवक को भी जो भी ज़रूरत पड़ता है, जो रिक्रूटमेंट है, ट्रांसफ़र है, ग्रामीण डाक सेवक का कोई शिकायत है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के साथ जो वर्क करता है, जैसे इसका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाना है आपका, या कोई गवर्नमेंट का नियम जो है इस पे ख़राब है उसको सही करना है, तो ये सब चीज़ें ग्रामीण डाक सेवक यूनियन करता है, ठीक है। ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन कहते हैं जिसको, एसएस महादेवैया जो इस समय हैं मेन उसके, तो ये देख रहे हैं। बाकी जीडीएस यूनियन इसमें आपका सहयोग करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये देखता है, हमारा रिक्रूटमेंट भी जीडीएस यूनियन ही करवाता है, तो इसके बारे में आप देखें, पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है, क्या है इसमें चांसेस, अगर मैं जीडीएस ज्वाइन करता हूँ तो क्या मुझे एनओसी मिलेगी अगर मुझे दूसरा एग्ज़ाम निकल जाता है, रिज़ाइन का क्या प्रोसेस है, या इसी डिपार्टमेंट में अगर रहना है तो उसका मुझे कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए 2022 के पहले जो वैकेंसीज़ थी, जितना 2022 के पहले जो इनका सिलेक्शन हो गया है जीडीएस में, वो उनके लिए 3 साल का ये है कि 3 साल बाद आप, जैसे ही 3 साल आपका और होता है, 3 साल कहाँ से कैलकुलेट होता है, एक जो भी आपका ईयर हो, मतलब 1 जनवरी से ही कैलकुलेट हुआ। अगर आप मार्च में भी ज्वाइन करते हैं तो मार्च से लेकर दिसंबर तक का आपका टाइम वेस्ट गया, वो आपका काउंट नहीं होगा। अगले साल जब 1 जनवरी आएगा तो वहाँ से आपका काउंट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे अगर दिसंबर में ज्वाइन करते हैं तो 1 जनवरी से काउंट होगा, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया। आप 5, जैसे मेरे केस में क्या था, मैंने 5 जनवरी को ज्वाइन किया था, तो मेरा 4 दिन वेस्ट गया 1 जनवरी में। अगर 4 दिन पहले अगर मैं कर लिया होता तो 1 जनवरी से काउंट होता, लेकिन 5 जनवरी को ज्वाइन करने से मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा दिसंबर तक पूरा 1 साल ही वेस्ट चला गया, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे लिए, मेरे केस में 4 साल हो गया था, ठीक है। और अगर आप 2022 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, 2022 से जो ज्वाइन किया हुआ है, उसके लिए 5 साल का है एमटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंटल। बाकी एमटीएस के 3 साल बाद, अगर आप एमटीएस हो गए हैं तो 3 साल बाद आप पीए के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, और ऐसे करके आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता रहता है। तो आप ऐसे इसमें प्रमोशंस हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप 2022 के पहले का ज्वाइन किए हैं या बाद का, ठीक है। बाकी एनओसी का इसमें था, एनओसी मतलब इसमें नहीं होता है क्योंकि ये डिपार्टमेंटल तो है नहीं, तो आपको एनओसी मिलेगा नहीं अगर आप एग्ज़ाम, एनओसी मतलब होता है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिए हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन आप ले रहे हैं, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करेंगे ना, उसमें आएगा आपका कि आप एनओसी लेके आइए, ठीक है। तो आपको इसमें एनओसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिपार्टमेंटल नहीं है। बाकी आप रिज़ाइन दे के आप जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो रिज़ाइन आप दीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो, और वहाँ के लिए आप जाइए। रिज़ाइन का मतलब होता है कि 1 महीने पहले आप देंगे नोटिस रिज़ाइन का, और 1 महीने का समय उसमें लग जाता है, और आपको तुरंत अगर चाहिए तो 1 महीने का सैलरी आपको देना पड़ेगा वापस डिपार्टमेंट को, और तब जाकर आपको तुरंत मिल जाएगी। और आप तुरंत अगर नहीं ये कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, तो 1 महीने का समय उसमें लगेगा कम से कम, ठीक है। बाकी जॉब करनी ठीक है या नहीं, ये तो आप अपने विचार से कमेंट में आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही हैं, मुझे और आगे निकलना है, बहुत बच्चे इसमें फंसे रह गए। मेरे साथ के खुद के बच्चे, मेरे साथ के जो बच्चे थे पढ़ाई जो कर रहे थे मेरे साथ में, वो आज भी बेरोज़गार हैं, ठीक है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है आज के ज़माने में कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देखें कि अगर आपके पास जीडीएस का जॉब है, आप कुछ नहीं से तो बेहतर ही हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए बाई चांस, तो आपका डिपार्टमेंट ही आगे निकाल देगा। पोस्ट ऑफिस में प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, डिपार्टमेंट आगे निकाल देगा। आपको पीए बन सकते हैं, आप आगे चल के इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बहुत आपका स्कोप ज़्यादा है। बाकी अन्य डिपार्टमेंट में अगर आपका निकल जाता है तो आप उधर भी जा सकते हैं, तो ऐसे है। और बाकी आप फैमिली पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप उसको खो रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास नंबर्स अच्छे खासे हैं, तो आप कोई भी जॉब आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, आपके ऊपर है आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे करते हैं। तो जॉब करनी ठीक है या नहीं, बाकी
आप खुद समझदार हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा। दूसरा इसमें लास्ट क्वेश्चन था, डाकघर रोज़ आना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डाकघर रोज़ आना पड़ेगा नहीं, वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, बाकी अगर कोई और डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इतने ढेर सारी जानकारी जो थी एक साथ टाइप करके किसी को बता पाना या कमेंट में बता पाना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करें चैनल को ऐसे जानकारी के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक अपने लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय।